हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय है और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं आपके अपने चैनल पर बायोलॉजिक्स पर। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दी नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से आप हमारी वीडियोज़ को देखिए और अब पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि पीएचडी बायोटेक या लाइफ साइंस के जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस देखने में सुनने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम का जो माहौल होता है ना, बहुत इंटेंस होता है। ठीक है, ऊपर से इतने सारे प्रोफेसर एक साथ, ऊपर से उनकी सारी की सबकी एक साथ, सबकी आंखें आपको एक साथ देखती है, तो आपका जो अंदर से जो मन है और जो दिमाग है वो काम करना बंद हो जाता है, आप सहम जाते हैं, आप डर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। लेकिन अब मैं आपके लिए वो रूम का माहौल तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता सकता हूं कि आपको उससे एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आप अपने को उस हिसाब से रेडी कर सकते हैं, अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं कि ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो और मैं इस टाइप के क्वेश्चंस रेडी करके रखता हूं। और जब आप ऐसे इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर जाएंगे और आपको वहाँ पे नर्वसनेस फील बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आज बताने वाला हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में कि ऐसा कोई GPCR लाइगेंड का नाम बताओ जो कि ना तो प्रोटीन हो, ना शुगर हो और ना लिपिड हो। ओके, नेम ए GPCR लाइगेंड which is neither a protein nor lipid nor a sugar। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत बढ़िया, और जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप जानते थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो क्या है कि डू बैक्टीरिया सर्वाइव इन द ब्लड, क्या बैक्टीरिया ब्लड में सर्वाइव करता है? ये बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ आंसर्स का पता होना काफ़ी नहीं होता, आपको उस आंसर को कैसे बताना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं चेक करते भाई, आप सबसे हाईएस्ट डिग्री के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, राइट, पीएचडी के लिए, तो वो चेक करते हैं कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है वहाँ पे, नहीं मुझे पता है ये है इसका आंसर, ऐसे नहीं करना। आप आराम से सोचिए, अपने आप को एक दिखाइए कि मैं पीएचडी स्टूडेंट बन सकता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है और मैं इसका सोच समझ के एनालाइज करके आंसर करूँगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर, तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ज़्यादातर, RDT का क्वेश्चन है कि अगर एक आपके पास एक लीनियर DNA मॉलिक्यूल है, राइट, और उसमें 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, राइट, और जो पहली रेस्ट्रिक्शन साइट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 बेस पेयर दूर पे है, दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट स्टार्टिंग पॉइंट से 95 बेस पेयर दूरी पे है, और तीसरी रेस्ट्रिक्शन साइट स्टार्टिंग पॉइंट से 4000 बेस पेयर्स दूरी पे है। और अगर आप इस DNA फ्रैगमेंट को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो आपको कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे? आपको बोलेंगे ये तो मेरे को पता है, इसमें नया क्या बता रहा है? आपको नया मिलेगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आप देखेंगे कि आपने उस तरीके से क्यों नहीं सोचा था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं जो आप आंसर सोच रहे हैं वही देते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि अगर DNA से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है, DNA में भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही जेनेटिक कोड होता है और एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को डिसाइड करता है। तो अगर DNA से ही प्रोटीन बनता है तो RNA की क्या ज़रूरत है, बीच में क्यों RNA बनाना है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे PhD इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास 3 ट्यूब्स हैं, देयर आर 3 ट्यूब्स यू हैव, राइट, in which one tube there is DNA in one tube, okay, and there is RNA in one tube and there is protein in one tube। तो 3 ट्यूब हैं, एक में DNA है, एक में प्रोटीन और एक में RNA है। तो
बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए आप कैसे बता सकते हैं कि किस ट्यूब में क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो देखिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, अगर आपको सिर्फ देख के बताना हो कि कैंसर सेल्स कौन सी है और नॉर्मल सेल्स कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे, राइट? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कैंसर सेल लाइन एंड ए नॉर्मल सेल लाइन? तो इसके लिए आप बने रहिए, हम आपको इसका आंसर भी देंगे इस वीडियो में। और जो लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ वो है कि हाउ एन एंटीबायोटिक रिमूव्स द इन्फेक्शन। आपको ये सारे क्वेश्चन सुनने में बहुत ही आसान लग रहे होंगे, बहुत ही बेसिक लग रहे होंगे, मुझे भी पता है, मेरे को भी लगते थे आसान, लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ा कि किस टाइप से इंटरव्यूज़ में आंसर देने चाहिए, तो मैंने भी सोचा कि नहीं, ये मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा गलत था। इस डायरेक्ट आंसर कभी नहीं करना चाहिए, हमें लॉजिकल आंसर करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये था कि नेम ए GPCR लाइगेंड विच इज़ नीदर ए प्रोटीन नॉर ए लिपिड एंड नॉर ए शुगर। तो क्या आप इसका आंसर जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है लाइट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लाइट ना तो प्रोटीन है, ना तो शुगर है, ना तो लिपिड है, लेकिन ये एक लाइगेंड है। और इस लाइट का जो रिसेप्टर होता है ना, वो होता है रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है आपको पता है? वो होता है रॉड फोटो रिसेप्टर सेल्स में, सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट को सेंस करता है, ठीक है। तो अब देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपसे इंटरव्यू में जितना पूछा जाए ना, आप उतना ही आंसर कीजिए। ओवर स्मार्ट बनोगे तो क्या होगा, उनके जो प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लें, उनके पास नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि नहीं, ये ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो वो आपसे और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछेंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप सिर्फ उतना ही सटीक आंसर कीजिए। तो जब आप आंसर एक देना शुरू करेंगे और राइट आंसर देंगे, तब उनको भी क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर कि बस इस बच्चे को पता है, तो आपसे फिर वो और क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि आपसे पूछा पहले कि एक GPCR लाइगेंड का बताओ जो कि ना प्रोटीन है, ना शुगर है, ना लिपिड, आपने बता दिया कि वो लाइट है, तो पूछेंगे अच्छा आपको पता है लाइट है, वेरी गुड, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बोले अरे वाह आपको पता है, चलिए बताइए कि लाइट का रिसेप्टर क्या होता है। फिर आप बताना कि लाइट का रिसेप्टर रोडोप्सिन होता है, बोलेंगे अरे वाह इसको ये भी पता है। उसके बाद बोलेंगे अच्छा ये काम कैसे करता है, कैसे सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है। तो अब आप बताएंगे कि सर क्या होता है कि जैसे ही रोडोप्सिन रिसेप्टर पे लाइगेंड आके अटैच होता है, तो क्या होता है कि जो फोटोन्स होते हैं ना, फोटोन्स, वो जो रोडोप्सिन होता है वो क्या करता है, फोटोन्स को कन्वर्ट कर देता है केमिकल सिग्नल्स में, ओके। और इससे क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको फेस करना है इंटरव्यू, कैसे आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है लॉजिकल वे में, ठीक है। बोलेंगे अरे वाह आपको तो ये भी पता है, वो मन में सोचेंगे, आपको खुल के आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनके फेसेस को देख के पता चल जाएगा कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अब जब आप आंसर अच्छे से आंसर देने लगेंगे, राइट, तो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा तो ये बताइए कि दिन में कौन से फोटो रिसेप्टर सेल्स यूज़ होते हैं और रात में कौन से होते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप में जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप पोलाइटली मना कर दीजिए, लेकिन अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए। तो जो आप बता सकते हो सर दिन के टाइम पे क्या होता है कि कौन सेल्स यूज़ होती हैं, CONES, कौन सेल्स, जो कि ब्राइट लाइट में और डे टाइम में यूज़ होती है, ठीक है, विज़न के लिए, और रात में रॉड सेल्स यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप आंसर दीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि था डू बैक्टीरिया सर्वाइव इन द ब्लड। तो आप बोलेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो मेरे को तो पता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसको लॉजिकल वे में आंसर कीजिए। तो लॉजिकल वे क्या है कि आप बोल सकते हैं कि सर अगर बैक्टीरिया बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लाइक 1-2 बैक्टीरिया, 2-4 बैक्टीरिया है, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे ब्लड में। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है वो स्टेराइल होता है, राइट। और स्टेराइल कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड में इम्यून सेल्स भी होती है ना, वो क्या करती है, किल कर देती है, ठीक है, बैक्टीरिया को। लेकिन अगर वो इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरीमिया प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्लड, और वो कब होता है, जब आपको सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरीमिया का फॉर्म ले लेती है। और जब बैक्टीरीमिया ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होती है, तब आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है, तब वो सर्वाइव कर सकता है ब्लड में। तो आप ऐसे आंसर कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जैसे मैंने आपको बताया था
कि एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट, एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है। और चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आपका मान लो, चलो आपके लिए डबल स्टैंडर्ड बना देता हूँ। देखो मेरे को डीएनए बहुत अच्छे से बनाना आता है, ठीक है, और यही है बेस्ट तरीका डीएनए बनाने का। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, कि कैसे डीएनए का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया डीएनए, ओके। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो आपका डीएनए है उसको आप उसमें 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहली जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो यहाँ पे है, आफ्टर 5 बेस पेयर, आफ्टर 5 बेस पेयर, राइट। दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट जो प्रेजेंट है वो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है, आफ्टर आपका 100 बेस पेयर मान लो, ठीक है। और तीसरी जो 95 मैंने क्वेश्चन में बोला तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। और तीसरी जो रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से, वो है आपका 4000 बेस पेयर्स। तो मान लो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब आपने इस डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया आपने, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, तो आपको कितने बैंड मिलेंगे, ठीक है, आपको कितने बैंड मिलेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, देख लो, गिन के देख लेते हैं कितने बैंड मिलेंगे। एक यहाँ से कट होगा तो एक बैंड ये मिल जाएगा, फिर इसके बीच में कट मिलेगा तो एक बैंड ये मिल जाएगा, ठीक है, और एक बैंड, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच में एक बैंड मिल जाएगा, ठीक है, और एक ये लास्ट में भी मिलेगा। तो सर आप बोल देंगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने मन में सोचेंगे, बोलेंगे कि सर 4 बैंड मिलेंगे। आप गलत नहीं है, लेकिन आप पूरी तरीके से सही भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आइडियली अगर देखा जाए तो 4 बैंड ही मिलेंगे, लेकिन क्या आप जब डीएनए के फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या आप बैंड कहाँ देखते हैं? हवा में देखते नहीं, हाथ में लेके देखते नहीं, कहाँ देखते हैं बताइए, थोड़ा सोचिए। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि देखते हैं, आप रन करते हैं उनको कहाँ, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एगरोस जेल में रन करके आप डीएनए के बैंड्स को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप उसी लॉजिकल वे में आंसर करेंगे कि सर आइडियली 4 बैंड मिलने चाहिए, लेकिन जब हम उसको रन करेंगे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे तो हमको मिलेंगे कितने बैंड, डिपेंड करता है। आप देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मान लो आपका एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एगरोस जेल है ये आपका, ठीक है, एगरोस जेल है। अब आपको पता है कि जब भी हम किसी डीएनए फ्रेगमेंट को रन करते हैं तो उसके साथ में हम यहाँ पे चलाते हैं अपना मार्कर चलाते हैं। मार्कर क्या होता है? ऐसा डीएनए जिसका हमें साइज़ पता हो, तो उसके अलग अलग साइज़ यहाँ पे दिख जाते हैं हमको, जैसे यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मार्कर आना है इसको हम डीएनए लैडर भी बोलते हैं। तो वो मिनिमम आता है आपका 50 बेस पेयर्स, इससे कम का अवेलेबल नहीं है कमर्शियली। 50 बेस पेयर, 100 बेस पेयर, ठीक है, उसके बाद 500 बेस पेयर, फिर 1000 बेस पेयर, फिर मान लो 5000 बेस पेयर। तो ये आपका हो गया बेस पेयर्स, ठीक है। अब क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको डीएनए का मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, बहुत क्रिटिकल है और सब जगह ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 5 बेस पेयर्स का, ठीक है। इसको देख लो एक बार कितने का मिलेगा, ये 95 में से 5 माइनस कर दो, ये मिलेगा आपको 90 बेस पेयर्स का, ठीक है। अब इसको, इस वाले को देख लो कितना मिलेगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 4000 था, इसमें से हमने 100 माइनस कर दिया तो हो गया 3900 बेस पेयर्स, ठीक है। और अब ये लास्ट का है, तो अब ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर आप बोल सकते हैं कि सर अगर ये जो, अब आपने ये तो बताया नहीं है सर कि ये इसका डीएनए का लेंथ कितना है, बस आपने ये बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट से इतना बेस पेयर पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, इतना रेस्ट्रिक्शन साइट और 4000 पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, लेकिन ये डीएनए लंबा कितना है, ठीक है। मान लो कि ये 4000 बेस पेयर पे कट, ये था यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट थी और ये यहीं पे ख़त्म हो गया डीएनए, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ होगी मान लो कि 4010 बेस पेयर्स,
तो क्या होगा, ये मिलेगा आपको कितना, लास्ट का 10 बेस पेयर का। समझ में आ रहा है ना। और अगर मान लो कि इसका होगा पूरा डीएनए का 4100 बेस पेयर, तो ये आगे 100 बेस पेयर और लंबा होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अगला वाला मिलेगा स्टैंड वो 100 बेस पेयर का मिलेगा। इस बात को अच्छे समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखते रहना। तो अब हम यही सोच के चलेंगे कि ये 4100 लास्ट में 100 बेस पेयर का डीएनए और है। ठीक है, हम ऐसा बताएंगे उनको। तो अब जब हम इसको रन करेंगे जेल पे, तो यहाँ पे ज़रा देख के मुझे बता सकते हो कि कितने बैंड दिखेंगे। 5 बेस पेयर वाला जो बैंड है ना वो डीएनए पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो छोटे छोटे बैंड्स होते हैं ना, जब हम रन करते हैं जेल पे तो वो बैंड निकल जाता है। तो आपको 5 बेस पेयर का बैंड यहाँ दिखेगा जो डीएनए से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप भूल जाइए। दूसरा बैंड दिखेगा आपको 90 बेस पेयर्स का यहाँ पे। तीसरा बैंड दिखेगा आपको 3900 बेस पेयर्स का अराउंड इस जगह पे। ठीक है, और अगर अब ये लास्ट वाला बचता है, अगर इसका बेस पेयर, इसका साइज़ 50 या 50 से ऊपर है, तब तो आप बताएंगे कि सर अगर 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा, 100 पे एक और आ जाएगा हमारा। मतलब मान लो, चलो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा मान लो 4070 बेस पेयर्स का है पूरा डीएनए। अगर आपको पता है, बताया गया है, तो आपको एक जो मिलेगा वो मिलेगा 70 बेस पेयर्स का। तो आपको एक यहाँ पे बैंड और मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अब आप बताएंगे कि सर इसमें जो आइडियली मिलेंगे हमको 1 2 3 फ्रैगमेंट्स हमको मिल सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा कि लास्ट में कितना साइज़ है, कितना बड़ा फ्रैगमेंट मौजूद है। अगर ये छोटा है तो वो भी नहीं दिखेगा, फिर आपको मिलेंगे सिर्फ 2, ये वाला भी नहीं दिखेगा। तो एक मिलेगा आपको ये 90 बेस पेयर्स वाला और ये। ठीक है, तो लास्ट के दोनों का कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसका तो पता ही नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। इस पर डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके पास 3 ट्यूब्स हैं। ठीक है, आपके पास 3 ट्यूब है। एक है आपके पास ये वाला ट्यूब, ये ट्यूब और ये ट्यूब। ठीक है, इसमें आपका प्रेजेंट है डीएनए, इसमें आपका प्रेजेंट है आरएनए, और इसमें चलो मान लिया आपका प्रेजेंट है प्रोटीन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ के कैसे बता सकते हैं कि किस में कौन सा एपेंड ऑफ है, मतलब किस में कौन सा मॉलिक्यूल है, डीएनए किस में, आरएनए किस में, प्रोटीन किस में। आपको दिया जाएगा तीनों, मिक्स कर दिया जाएगा, बोलेगा आप बताओ किस में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्त। क्या करना है आपको, आपने कभी अगर बनाना शेक पिया हो या आपने दूध पीते हो आप, तो दूध को क्या करोगे आप, एक बार उसको बॉटल में शेक करना, अच्छे से बिल्कुल शेक करना। ठीक है, उसके बाद देखना क्या होगा, उसमें फ्रोथ बन जाएगी, फ्रोथिंग आ जाएगी। तो इससे हमें ये, तो वहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी चेक करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो मिल्क में हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। तो प्रोटीन की वजह से फ्रोथिंग आती है जब हम उसको शेक करते हैं। तो आप क्या करोगे कि सर हम क्या कर सकते हैं कि तीनों ट्यूब को ना शेक कर सकते हैं, तो जिसमें फ्रोथ आ गया वो प्रोटीन हो गया। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, प्रोटीन पता चल गया। अब 2 तो और है। तो क्या होगा, जब इन दोनों को करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपका आएगा फ्रोथिंग होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जब आप इन दोनों को करोगे ना, तो जो डीएनए वाला जो एपेंड ऑफ है ना, उसमें क्या होगा ना, वाइटिश सा हो जाएगा, कुछ वाइटिश लुक आएगा, हेजी सा। ठीक है, इसमें क्योंकि उसमें डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे ज़्यादा। और जो ये वाला अगर आप शेक करोगे ना, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, ये ट्रांसपेरेंट। ये था डिफरेंस, ये था लॉजिकल आंसर। इस तरीके से हम आंसर करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसी के साथ, चलो मेरे को अभी एक क्वेश्चन और ध्यान आ गया, मैंने ये इंक्लूड नहीं किया था आज बताने के लिए, बट मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ कि ये तो हो गया एक तरीका कि इस तरीके से ये डीएनए आरएनए प्रोटीन वाला क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके पास बेटा 3 ट्यूब हैं फिर से। ठीक है, ये लग रहा है ट्यूब वाले सारे क्वेश्चन एक ही प्रोफेसर ने बैठ के बनाए थे। ठीक है, आपके पास 3 ट्यूब हैं, एक में है डीएनए, एक में है आरएनए और एक में है प्रोटीन। ठीक है, अब आपको चलो
पहले एक भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना था, अब आप यूज़ कर सकते हो। चलो आप यूज़ कर सकते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब बताओ कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप कैसे बता सकते हो कि प्रोटीन किस में, डीएनए किस में, आरएनए किस में। तो आप बोलोगे तो बहुत ही आसान है, हमको पता है कैसे करते हैं, हमको पता है कि ओडी चेक करते हैं, ओडी चेक करते हैं, मुझे पता है, मुझे भी पता है ओडी चेक करते हैं। और लेकिन जब आप ओडी चेक करने जाएंगे तो भाई अगर आप थोड़ा और जानेंगे तो आपको पता है कि प्रोटीन तो करता है आपका 280 नैनोमीटर पे, ठीक है। लेकिन भाई मेरे डीएनए भी 260 पे करता है और आरएनए भी 260 नैनोमीटर पे ओडी देता है। समझ में आ रहा है? अब इसका तो आप बता देंगे कि जो 280 नैनोमीटर पे ओडी देगा कि इसमें प्रोटीन है, लेकिन इन दोनों में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई किस में डीएनए है, किस में आरएनए है। तो मैं इसको आपको एक आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। आप उनको बताओगे कि सर हम क्या करेंगे कि प्रोटीन तो पता चल जाएगा, अब बचा ये दोनों ट्यूब, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ट्यूब को, इन दोनों ट्यूब को थोड़ा सा हीट कर देंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा पता है? और हीट करने से पहले आप इन दोनों की ओडी ले लो 260 पे, 260 नैनोमीटर। तो इसकी ओडी ज़्यादा आएगी, डीएनए की ओडी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी ना, ओडी डीएनए की ज़्यादा आएगी, मोर ओडी, इस पे इसकी ओडी ज़्यादा आएगी और इसकी लेस ओडी आएगी, ठीक है। सॉरी एक चीज़ मैं आपको कल थोड़ी सी, आप क्या करो कि 260 नैनोमीटर पे इन दोनों की ओडी ले लोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे इनकी सेम ओडी आएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है। अब आप इनको क्या करो, एक बार हीट करने से पहले ओडी ले लो और एक बार क्या करो, थोड़ा सा हीट करो, माइल्ड हीट, और फिर ओडी चेक करो 260 नैनोमीटर पे। तो पता है क्या होगा, डीएनए की ओडी जो होगी ना, जो डीएनए की ओडी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आरएनए की जो ओडी होगी ना वो सेम रहेगी एज प्रीवियस, जो पहले थी वही रहेगी। और दोस्त इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें डबल स्टैंडर्ड खुल जाएगा थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो। लेकिन ये तो पहले से ही खुला हुआ है, तो जब ये खुलेगा ना तो ये और लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ओडी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी और आप बता सकते हो कि भाई अब ये डीएनए और ये आरएनए। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। वो ये है कि हम सबको पता है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है और आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। तो प्रोटीन जो बनता है उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड होता है और तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं और एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड बनाता है। तो जब डीएनए से भी प्रोटीन बन सकता है तो आरएनए क्यों यूज़ होता है? इसका आंसर सिंपल है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ इससे, कि तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन क्यों बनता है, डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो मास्टर कॉपी होता है, ठीक है। और आप नहीं चाहेंगे कि जो मास्टर कॉपी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली उसको सब जगह इन्वॉल्व नहीं कर देंगे हर काम करने के लिए। आप क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं, ठीक है। उसकी बहुत सारी कॉपी बना के रख लेते हैं ना। जैसे आप मान लीजिए कि आपका 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट है, समझ रहे हैं ना। अब आप हर जगह तो उसको लेके नहीं घूमेंगे ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट को। आप क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपी बना के रखेंगे कि भाई जब ये ख़त्म हो जाएंगी तब मैं फिर दोबारा फ़ोटोकॉपी करवा लूँगा। यही कंसेप्ट आपको वहाँ अप्लाई करना है। तो जो डीएनए होता है ना वो मास्टर कॉपी होता है, इसीलिए हमको मास्टर कॉपी को ख़राब नहीं करना होता। इसलिए डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए पे काम होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। एक रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना दोस्त, मान लो ये डीएनए है, राइट। तो क्या होता है कि आपको पता है कि डीएनए से बनता है आपका, क्या बनता है, आरएनए। मान लो एमआरएनए ये, ठीक है, आरएनए है। और अगर आपने अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने बनाई नहीं है। अगर आपने अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पढ़ी होगी ना तो क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे इंट्रोन्स और एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है आपका एक्सोन, ठीक है, कलर डायग्राम भी बना देते हैं यार। ये आपका एक्सोन,
ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सॉन 1, ये हो गया आपका एक्सॉन 2, ये हो गया आपका एक्सॉन 3, ये हो गया एक्सॉन 4, ये हो गया एक्सॉन 5, ठीक है। और ये आ गया आपका इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, इंट्रॉन 4। तो क्या होता है ना, एक ही आरएनए से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही डीएनए से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं। वो कैसे? अगर इंट्रॉन 1 हटा, कभी कभी क्या होता है इंट्रॉन 1 हट जाता है, 2, 3, 4 नहीं हटते, तो क्या होगा, इस टाइप का बनेगा। इंट्रॉन 1 की स्प्लाइसिंग हो गई, ये वाला निकल गया, ठीक है, लेकिन ये रह गया I2, I3, I4। तो क्या होगा, प्रोटीन अलग तरीके का बनेगा, प्रोटीन X बनेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रॉन 1 निकल गया और इंट्रॉन 1 निकल गया और इंट्रॉन 3 निकल गया, ये दोनों नहीं निकले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, I2 रह जाएगा और I4 रह जाएगा, ठीक है। तो ये अलग, ये वाला जो आरएनए है वो अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन Y। तो आप देख रहे हैं कि एक डीएनए कितने टाइप के प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। अगर आप सोचेंगे डीएनए में ही स्प्लाइसिंग हो जाएगी तो फिर तो मैंने आपको बता दी मास्टर कॉपी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना ज़रूरी है। तो और भी इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास कोई लॉजिकल इसका आंसर है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि हम सबको पता चल पाए कि इसके कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए कैंसर सेल लाइन एंड ए नॉर्मल सेल लाइन जस्ट बाय लुकिंग एट इट। आप सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं कि कैंसर सेल लाइन कौन सी है और नॉर्मल सेल लाइन कौन सी है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि क्या होता है कि अगर आप कैंसर सेल लाइन को देखेंगे ना, तो वो क्या होता है ना, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आसपास चिपके हुए होते हैं, ठीक है, आसपास चिपके होते हैं, या एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं, ठीक है। या तो ग्रुप्स में होंगे, स्पेसिफिक टर्म बोले तो कॉलोनीज़ में होंगे, या पाइल अप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये कैंसर सेल्स की पहचान है, कैंसर सेल्स की पहचान है। या कोई भी ट्रांसफॉर्म सेल्स, ठीक है, जो एबनॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो इफ़ द सेल्स फॉर्म कॉलोनीज और पाइल अप ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इनमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का लॉस हो जाता है। मतलब ये जैसे कि नॉर्मली क्या होगा ना, अगर नॉर्मल सेल्स अगर एक दूसरे के पास कांटेक्ट होगी तो उनकी एक्टिविटी, उनका फंक्शन इनहिबिट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करती रहती है कैंसर सेल्स, इसलिए इनको कैंसरस बोला जाता है। तो ये कैंसर, और बट अगर उसी के अपोजिट में आप नॉर्मल सेल्स को देखें तो आपको बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर खिली खिली सी दिखेगी, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल सेल्स है, आपको देख के मन खुश हो जाएगा इसका। तो सिंपल भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज मैं बताऊं कि जिस सेल लाइन को देख के आपको अच्छा लगे, मन खुश हो जाए, तो वो नॉर्मल सेल लाइन है। और जहाँ पे देख के आपको समझना पड़े क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और इतनी सारी सेल्स एक साथ क्यों, एक को देख रहे हो पाइल अप क्यों हो रखी है, तो इसका मतलब वो कैंसरस सेल्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे मेडिकल बायोटेक का एग्ज़ाम इंटरव्यू देने जाते हैं, मेडिकल साइंसेस का इंटरव्यू देने जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो कि बहुत आसान होता है, वो क्या है कि हाउ एन एंटीबायोटिक रिमूव्स द इन्फेक्शन। एक एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कैसे रिमूव करती है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, आपको पता है। वो क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या करता है, या तो बैक्टीरिया के DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, या तो रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, या ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है ना, या ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, या सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है एंटीबायोटिक, ठीक है ना। अलग अलग एंटीबायोटिक्स अलग अलग एंटीबायोटिक्स अलग अलग प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो अगर
अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, सारे एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, इन सब की आज जाके आप एक्टिविटीज़ चेक करिए। इसका फ़ायदा ये हो कि इससे डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इससे इंटरव्यू में आंसर भी दे सकते हैं। तो ये था। अब क्या होता है ना, कभी कभी जब आप एक आंसर दे देते हैं तो क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा लालच हो जाता है आपकी तरफ, ठीक है, वो थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुशी खुशी में ना 2-4 क्वेश्चन और चिपका देते हैं। आपने जैसे इसका आंसर दे दिया, आप बोलेंगे अरे यार इसको तो पता है, चलो ये बताओ बेटा कि एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट कैसे होता है। अब साइड इफेक्ट का नाम सुनते ही साइड इफेक्ट हो जाता है दिमाग में कि यार इतना आसान क्वेश्चन के बाद तुरंत ऐसा क्वेश्चन, पता नहीं क्या है ये बंदा, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है। बट आपको उस टाइम पे काम डाउन रहना है और थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है कि साइड इफेक्ट का मतलब होता क्या है। साइड इफेक्ट का मतलब भाई सिंपल है ना, जिस काम के लिए आपको भेजा है, अब वो काम ना करके कहीं और चले जाओ। जैसे आपको जाना था कश्मीरी गेट, ठीक है, और आप रास्ता भूल गए, आप पहुंच गए कहाँ, राजीव चौक, क्या होगा, मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा ना यार, इतना टाइम गया, इतना पैसा गया, है ना। तो वही तरीके से साइड इफेक्ट है। तो वही होता है क्या, एंटीबायोटिक को जिस काम के लिए बॉडी में लिया जाता है, मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है, तो अगर मान लो उसको इस वाले ऑर्गन पे जाके काम करना है, ठीक है, इस वाले ऑर्गन पे काम करना है, लेकिन वो किसी और ऑर्गन पे जाके चिपक गया, है ना, तो क्या होता है, उससे एबनॉर्मल फंक्शंस होने लग जाते हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है, उसी को बोलते हैं साइड इफेक्ट। तो क्या होता है कि साइड इफेक्ट यूजुअली अकर व्हेन ए ड्रग हैज़ इफेक्ट ऑन एन ऑर्गन अदर देन द टारगेट ऑर्गन। सिंपल सा आंसर है। अब आपने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब मान लो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बनाने के बोलेंगे कि बेटा ये बताओ कि कोई भी मेडिसिन या किसी भी एंटीबायोटिक की लाइफ क्या होती है, स्टेजेस क्या होती है किसी भी बॉडी में अगर हम कंज्यूम करें। तो ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ 11th-12th क्लास में, लेकिन आप इंटरव्यू में हैं, है ना, और प्रेशर है, माहौल इंटेंस है, भूल गए, क्या करें। तो बता देता हूँ जल्दी से, सिंपल है। आपने ये नाम सुना होगा AD, ऐसे लिख दें क्या, ADME, ठीक है। तो फटाफट से इसका प्रोसेस बताता हूँ। ए का मतलब क्या होता है बताओ, ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एंटीबायोटिक या मेडिसिन ली आपने तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो काम होगा, फिर काम करके वो बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीशन। तो ये 4 मेन स्टेजेस होते हैं लाइफ में मेडिसिन की बॉडी के इनसाइड में, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चंस जो कि अक्सर पीएचडी के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजिक्स, तो हम ट्राई करते हैं कि हर एक टॉपिक को थोड़ा सा लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया जाए और लॉजिकल वे में पढ़ाया जाए, ताकि आपको भी सीखने में मज़ा आए और हमें भी बताने में मज़ा आए। अगर आपको लगता है कि आज आपको कुछ नया, कुछ लॉजिकल सीखने को मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज के वीडियो में मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और कोई जल्दी नहीं है, फिर आराम से आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। बट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप तक वो पहुँच गया तो इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। चलो फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार लॉजिकदार वीडियो में आपके साथ। अगर इसमें आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना, मज़ा आया हो तो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग से क्या होता है ना, बॉन्डिंग मजबूत होती है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ख्याल रहो, पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा आपका है, लिखो, डिस्कस करो, जो करना है करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैं ही बताऊं, ठीक है, आप भी मुझे सिखा सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर ही सीखते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।